जय श्री राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ पहला, हालांकि इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, लेकिन अब जो है उसमें पूरा नहीं हो पाया था ये पाठ, है ना। तो उसमें कुछ जानकारियां दी गई थी कि मतलब कैसे आप पता लगाओगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक समीकरण है क्या, है ना। फिर यहां तक पहुंचे थे। इसकी भी वीडियो मैंने सेल्फ बना रखी है कि समीकरण संतुलन किस प्रकार किया जाए, इसकी अलग वीडियो है। फिर हाँ, अब यहां से ये प्रश्न उत्तर है कि वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में क्वेश्चन नंबर 1 या प्रश्न नंबर 1 प्रश्न लिखना। वायु में जलाने से पहले रिबन को साफ क्यों किया जाता है। रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। लॉजिकली पहले आप दिमाग से सोचो कि किसी भी चीज को साफ क्यों किया जाता है, मतलब उसकी गंदगी को हटाने के लिए। तो मैग्नीशियम के रिबन के, देखो अब गंदगी अलग अलग होती है, जैसे कपड़े में मैल लगती है, अब लेकिन ये मैग्नीशियम रिबन है तो इसमें किसकी गंदगी है रहती है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्तर, मतलब लिखोगे इसमें मैग्नीशियम में मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मैग्नीशियम रिबन के ऊपर अब देखो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की धुंधली परत, ऑक्साइड की धुंधली परत जम जाती है, है ना। उसे हटाने के लिए रिबन को साफ किया जाता है, रिबन को साफ किया जाता है ना। ठीक है, नहीं अगर साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये अभिक्रिया को रोकेगी। क्या करेगी ये, अभिक्रिया को रोकेगी। इतना आगे लिख सकते हो कि अगर तो, है ना। इसके आगे आप लोग ये लिख सकते हो कि ये जो परत है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है ना, इसलिए इसको साफ करते हैं। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर मान लो दूसरा, प्रश्न दूसरे में चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है
कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जनरली है, देखो क्वेश्चन भर लिख लो और समझाए देता हूं, बाकी लिख लेना। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। देखो जनरली चीज हम लोगों ने बचपन से देखा है कि जैसे मान लो कोई कुछ भी चीज होती है उसमें पेंट करते हैं, तो हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं कि उसमें जंग लग गया, है ना। तो विज्ञान की भी भाषा में यही बात है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए या लोहे का संक्षारण रोकने के लिए, अब वैज्ञानिक भाषा में एक इनका नाम जुड़ जाएगा संक्षारण। क्या? संक्षारण, लोहे का जंग लगना, संक्षारण रोकने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। समझ गए, है ना। लोहे को जंग से बचाने के लिए, या कह सकते हो लोहे का संक्षारण रोकने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ये समझाए देता हूं, इसको आराम से लिख लेना, क्योंकि इसका एक आंसर लिखने लगे देव बहुत बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन लिखे देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। ठीक है। तो देखो तुम अपने घर में, सब ये अपने घर की चीज है, जब घर में तुम किसी चीज को बनाते हो, जैसे मान लो मुगौड़ी हो गई, भजिया हो गया, जो भी बनाते हो, दूसरे दिन क्या होता है, वो मतलब बास आने लगती है, बदबू आने लगती है। ऐसा क्यों होता है, तो मतलब क्योंकि वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। अब वो क्या होता है, अगर खराब कैसे होता है, वो हवा के संपर्क में आते हैं, विज्ञान की भाषा में कहा जाए हवा के संपर्क में आते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, उपचयित होकर विकृत गंध उत्पन्न करते हैं। विकृत गंधिता इसमें एक क्वेश्चन अभी समझाऊंगा। विकृत गंध, विकृत मतलब होता है जो हमको, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे नाक को अच्छा ना लगे, मतलब स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो और सुगंध में भी उसका हानिकारक हो। तो इसलिए जब, अब देखो आंसर क्या लिखना है इसमें, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए, क्या, नष्ट होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ना। नाइट्रोजन से प्रभावित किया जा सकता है, जिससे उनमें विकृत गंधिता पैदा नहीं होती है, विकृत गंधिता पैदा नहीं होती है, यह उत्पन्न नहीं होती है। मतलब बहुत दिन तक सुरक्षित रहते हैं, बहुत दिन तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, समझ गए ना। मतलब कुछ दिनों तक वो सुरक्षित रहते हैं, वो खाद्य पदार्थ नष्ट नहीं होते, इसलिए उनको नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। ठीक है, जितना आप बोर्ड परीक्षाओं में अपने दिमाग से लिखोगे उतना जांचने वाला प्रभावित होता है, एक किताब की भाषा से लिखोगे तो नहीं। जैसे मान लो क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, या ऐसा भी आ सकता है, विकृत गंधिता को परिभाषित कीजिए, है ना। ठीक है, तो विकृत गंधिता का मतलब वैसे भी है, विकृत मतलब गंध से जो उसकी सुगंध है वो बदल जाना। विकृत गंधिता का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो मतलब उसकी जो सुगंध है वो चेंज हो जाए, सुगंध जब चेंज होगी किस में बदल जाएगी, गंध में। ठीक है, तो इसका जब आंसर लिखोगे अगर आप, तो लिखोगे वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ, वसा युक्त या
तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय के लिए रखे जाते हैं तो उनके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन होता है। है ना? तो है ना, उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है और वो अपने पोषक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। है ना? जो उसमें पोषक पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं। है ना? उसी को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इस अभिक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? है ना? मैं ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रश्न भर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना। है ना? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? अब जनरली बात है, आप लोग अपने सोचो कि हम जब सोते हैं और सोने के बाद जब जगते हैं तो हमारा शरीर गर्म रहता है कि नहीं रहता? रहता है ना? जब हम, ठीक है ना? तो ऊष्मा छेपी मतलब मैंने बताया पिछली वीडियो में, छेपी मतलब उत्पन्न होना, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। तो इसमें क्या होता है? श्वसन एक मंद दहन, श्वसन कौन सा है? मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? श्वसन, पहले इसके बारे में जानते हैं। श्वसन क्या है? एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। समझना है इसको, मतलब आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो आप अपने से लिख सकते हो। श्वसन क्या है? एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है। किसके किसके रूप में? CO2, जल वाष्प तथा एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है ना? इसीलिए हमारा शरीर गर्म होता है जब हम सो के उठते हैं। तो ज्यादातर देखो सो के, है ना? इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। समझ गए ना? श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्या है? एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें CO2 जलवाष्प तथा एटीपी के रूप में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन, संयोजन तो बताया हूं, संयोजन और वियोजन मैंने पढ़ाया। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, है ना? और वियोजन मतलब वो रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब संयोजन मतलब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एक नया यौगिक बनाते हैं, उसको संयोजन कहते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़कर या तत्व जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? संयोजन। और जब एकल उत्पाद कई तत्वों में टूटता है उसको क्या कहते हैं? वियोजन। है ना? ऐसा। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का
जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन मतलब वे अभिक्रियाएं, एक प्रश्न और है, आज मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा करा देता हूं। प्रश्न, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो कुछ समझा जाए, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक बार बलदा, जैसे मान लो मैंने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट SO4 तो ये फेरस सल्फेट हो गया प्लस कॉपर, मतलब ये जो है SO4 पहले कॉपर के साथ था ऐसा समझो, और अब ये किसके साथ जुड़ गया? Fe, यहाँ सॉरी Fe, पहले कॉपर के साथ था, अब किसके साथ जुड़ा? Fe के साथ। तो एक बार विस्थापन हुआ ना, लेकिन इसी प्रकार अगर 2 बार विस्थापन होता, द्विविस्थापन का मतलब है, देखो मैं आराम से बोले देता हूं, आप लोग लिख लेना है, मैं इसका एग्जांपल समझा दूंगा। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारकों के बीच, ये उत्पाद है उधर का, ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे इधर, और ये क्या बना? उत्पाद बना, है ना। तो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद अब देखिए, जैसे देखो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये तो उसका है विस्थापन का, द्विविस्थापन का है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। ठीक है, अब देखो यहां पहले SO4 Na2 Na के साथ था, सोडियम के साथ, तो इसका विस्थापन कहां हुआ? Va के साथ। अब इसके बाद इस Na और इस Cl2 मतलब Cl2 का भी विस्थापन हो गया इसके साथ, द्विविस्थापन हुआ ना, मतलब पिछले वाले में एक था मात्र सल्फेट फेरस आयरन को बदला, इसमें दोनों को बदल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लो एक क्वेश्चन और बन सकता है, अभिक्रिया अभिक्रिया दर की इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई, तो अभिक्रिया दर की इकाई क्या होगी? मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, इसको याद कर लेना आप लोग, 1 नंबर से आ सकता है सवाल। ठीक है, अब इसके बाद विकृत गंधिता हो गया, संचारण मतलब समझ गए ना, संचारण का मतलब होता है रंग, वो जंग लगना। प्रश्न एक और है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
रेडॉक्स अवक्रिया किसे कहते हैं? अवक्रिया किसे कहते हैं? देखो, अवक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, मान लो अपचयन और उपचयन। अपचयन और उपचयन तो ये अलग अलग होती हैं, लेकिन जब ये अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन दोनों अवक्रियाएं एक ही अवक्रिया में हो साथ साथ, है ना, ऐसी अवक्रियाओं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अवक्रिया, है ना। जब तो इसकी परिभाषा मतलब समझ गए ना, जैसे अपचयन अलग होती है अवक्रिया, उपचयन अलग होती है अवक्रिया, लेकिन ऐसी अवक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हों, ये परिभाषा बता रहा हूं, ऐसी अवक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हों, ऐसी अवक्रियाओं को रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O। ठीक है, इसमें कॉपर देखो, इसका रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, है ना, और इसका उपचयन हुआ। ये 11वीं में आप लोग पढ़ोगे बढ़िया ढंग से। ठीक है, उपचयन हुआ, है ना, अपचयन और उपचयन मतलब ऐसी अवक्रियाएं जिसमें साथ साथ चले, ये रेडॉक्स अवक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आम मेरे हिसाब से लगभग ये है ना। और इसमें जो ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, तो मैंने इसकी वीडियो अलग से बना दी है, आप देखना, समीकरण संतुलन का। ठीक है, अब देखो, किसी अवक्रिया की दर, एक चीज और समझ लो, अवक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अवक्रिया देखो, किसी अवक्रिया में, अवक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, अवक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक दो होती है, मेन दो है। सांद्रता, इंग्लिश में बोले तो कंसंट्रेट, है ना, कंसंट्रेट, सांद्रता। अवक्रिया की जो सांद्रता बढ़ाने पर अवक्रिया की दर बढ़ जाती है। अवक्रिया की दर क्या हो जाती है? अगर सांद्रता बढ़ाएंगे तो अवक्रिया की दर क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। अवक्रिया की सांद्रता बढ़ाने से क्या होता है? अवक्रिया की दर बढ़ जाती है। दूसरा होता है इसका ताप। ताप, उच्च ताप पर रासायनिक अवक्रियाएं अधिक की दर अधिक होती है। ताप में लिखोगे, उच्च ताप पर, उच्च ताप पर रासायनिक अवक्रियाएं रासायनिक अवक्रिया की दर अधिक होती है। ठीक है, रासायनिक अवक्रिया की दर अधिक होती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ताप जैसे बढ़ाएंगे तो उनके अणुओं की गति बढ़ जाएगी, है ना, उनको अणुओं की गति बढ़ जाएगी। तो जब अणुओं की गति बढ़ जाएगी तो अवक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। ये चीज आपको याद कर लेना है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी मैंने समझाया, उसका अंतर याद कर लेना। और विस्थापन द्विविस्थापन दोनों समझा दिया, है ना। संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण मतलब बताया ना कि जब लोहा नमी के संपर्क में, हवा और नमी के संपर्क में आता है, उसमें जंग लग जाता है ना। इस क्रिया को लोहे का संचारण कहते हैं। इस संचारण को रोकने के कई उपाय हैं। इसे लोहे में पेंट करना, जिंक की परत चढ़ाना, है ना, ठीक है, जस्ते की परत चढ़ाना।
तो इस तरह मेरे हिसाब से आप लोगों को मैंने इस पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग बता दिए हैं, है ना। जैसे मान लो कि 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है। सोने और देखो, सोने और क्वेश्चन है, सोने और प्लैटिनम को गलाने वाले अम्ल, गलाने वाला अम्ल कौन है। एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं इसको, एक्वा रेजिया। समझ गए। इस तरह जो है छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी याद करना है। लोहे में जंग लगना, संचारण, है ना, हो गया कुल मिला के। पाप ध्वनि से जलने वाली गैस, पाप ध्वनि से जलने वाली गैस, ये भी याद कर लेना। पाप ध्वनि से जलने वाली गैस, ये होती है हाइड्रोजन। क्या होती है, हाइड्रोजन। पाप ध्वनि से जलने वाली गैस हाइड्रोजन। अब देखो इसमें रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन एक थोड़ी जल्दी समझ लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ परिवर्तित होने के बाद, है ना, पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपने मूल रूप में, अपने मूल रूप में 100% न लौट सके, मतलब यथावत न आ सके, न लौट सके, अपने प्रारंभिक अवस्था में न आ सके, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन यह कि परिवर्तन के पश्चात पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। जैसे देखो पानी से बर्फ का बनना, फिर पिघला दो, बर्फ से पानी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध से दही बनना, अब दही से दूध तो नहीं बन सकता, तो वो कौन सा परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो चूने का बुझना, चूने को बुझा दो फिर उसको चूना बना लो, नहीं हो सकता, वो सब मतलब उसका तत्व तो खत्म हो जाएगा, तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इन सब बातों को याद करना है। एक क्वेश्चन जैसे मान लो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अगर लौह चूर्ण है, लौह का चूर्ण है, मतलब आयरन का चूर्ण है, उस पर हाइड्रोक्लोरिक या Cl अम्ल डालोगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन गैस, क्या क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तथा आयरन क्लोराइड या Cl2, आयरन क्लोराइड बनता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन और आयरन क्लोराइड। ठीक है, इस तरह आपको ये पूरा पाठ अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बस, फिर इसके बाद उत्प्रेरक, बहुत अच्छा शब्द है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक का मतलब है कि ऐसे, मतलब वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। मतलब उत्प्रेरक वो हैं जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, फिर भी अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं, मतलब अभिक्रिया को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसको कहते हैं उत्प्रेरक, है ना। तो वो पदार्थ जो रासायन, मतलब जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते फिर भी अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।